हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खांसी के होम रेमेडीज़ के बारे में। खांसी से निजात पाने के घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे। हमने कॉफ से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस किए जो आपने हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जिनका प्रयोग करने से खांसी की बीमारी से निजात पाया जा सकता है, कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिना दवा के कैसे खांसी की प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में तो बहुत कॉमन है, ये लोग खांसी से निजात पाने के घरेलू नुस्खे ही पहले यूज़ करते हैं बिना मेडिसिन पे गए, और जब वो कंट्रोल नहीं होती है, इंट्रैक्टेबल कॉफ होता है, नहीं कंट्रोल होता है, उसके बाद ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद ही दवाइयाँ चालू करते हैं। तो आज बेसिकली थोड़ा साइंटिफिक वे में किन किन चीज़ों का एविडेंस है उस बारे में बात करेंगे। उनमें से कौन से घरेलू नुस्खे एक्चुअली यूजफुल है, किन के बारे में थोड़ा रिसर्च अवेलेबल है उस बारे में बात करेंगे, और इनमें से क्या क्या चीज़ों का पालन करने से खांसी की प्रॉब्लम से थोड़ा निजात पाया जा सकता है उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली खांसी क्या है? खांसी ज़्यादातर एक फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ एयर है जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़ोर से लंग्स के अंदर भरी हुई हवा को बाहर पुश आउट करते हैं, ताकि श्वास की नली में अगर कोई भी इरिटेंट या अबनॉर्मल पार्टिकल्स हैं जो श्वास को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या श्वास को इरिटेट करते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए या उनको बाहर फेंकने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक मेथड, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब खांसी का किसी को व्यक्ति को होना का अगर सिस्टम फेल हो जाए तो व्यक्ति को श्वास की नली में पानी वगैरह भरने का या सिक्रीशन भरने का या इन्फेक्शन होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा व्यक्ति को इरिटेट करने लगता है, तो उसे उसमें से निदान पाने के प्रयास करने चाहिए। आज हम बेसिकली बात करेंगे उन घरेलू नुस्खों के बारे में जिनसे इस कॉफ के प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। सबसे पहला नुस्खा जो कि कॉमनली इंडियन सोसाइटीज़ में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, दादी माँ के नुस्खों की तरह से इसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, हनी यानी शहद। ये खांसी के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके साथ कुछ रिसर्च भी अवेलेबल है जिसमें हनी को एक कॉफ सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन होता है और सिंपल प्लेसिबो यानी सलाइन को उन्होंने ट्राई किया या पेशेंट को कुछ नहीं दिया, और इन तीनों चीज़ों को कंपेयर किया तो ज़्यादातर पेरेंट्स ने ऐसे जिन बच्चों को दिया गया उसमें ये पाया गया कि शहद ज़्यादा इफेक्टिव लगा पेरेंट्स को। हालांकि इसमें और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो मेडिसिन है उसकी एफिकेसी में लगभग बराबर इफेक्ट आता है, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं। शहद को पानी के साथ या डायरेक्ट लिया जा सकता है। ज़्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है कि बहुत छोटे बच्चों में, 1 साल से कम के छोटे बच्चों में ना दिया जाए, पानी के साथ या गर्म पानी के साथ इसको मिक्सचर बना के दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। ये खांसी में निजात पाने में कुछ सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करता है और ज़्यादातर इसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं करता, तो इसलिए काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं। जैसे कफ के फर्स्ट लाइन थेरेपी के हिसाब से इसको लोग प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अदरक काफ़ी कॉमन है। इसमें जिन लोग को एस्थमेटिक या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कॉफ होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, लोगों के नोजिया और पेन को भी कम करता है। ऑन एन एवरेज आप अदरक की चाय पी सकते हैं जिसमें 20 से 40 ग्राम अदरक के स्लाइसेस को गर्म पानी में डालकर उसको रेगुलर चाय की तरह बना के पी सकते हैं। इसके अलावा जिन लोग को अगर अदरक का डायरेक्ट रेगुलर ले सकते हैं या गार्निशिंग के फॉर्म में ले सकते हैं तो वैसे भी लोग प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अदरक को लेने से कई बार वो एसिडिटी या हार्टबर्न के सिम्टम्स या स्टमक अपसेट प्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादातर ऐसा शो किया गया है कि जिन लोग को भी खांसी का रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना चाहिए। ऑन एन एवरेज इसमें बहुत गर्म पीना या ठंडा पीना वैसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी को आप लीजिए। ज़्यादातर खांसी के प्रॉब्लम में जिन लोग को नाक बह रही है, स्नीजिंग वगैरह हो रही है, वैसे लोग के लिए, या जिनको भी फीवर वगैरह उनके तरह के लोगों के लिए, जिनको भी सोर थ्रोट हो रहा है, ठंड वगैरह लग रही है, वैसे लोग के लिए भी पानी अच्छा है। आप डायरेक्टली पानी को भी पी सकते हैं या इसको बेवरेज के फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर बॉडी को हाइड्रेटेड रखना काफ़ी अच्छा है। इसको आप ब्रॉथ क्लियर ब्रॉथ बना के हर्बल टी, ब्लैक टी, डिकैफिनेटेड फॉर्म में, वार्म फ्रूट जूसेस, किसी फॉर्म में पानी को आप ले सकते हैं, पर बॉडी को ऐसे काइंड पे हाइड्रेशन रखना, अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इससे स्टडीज़ ने शो किया है कि कॉफ के प्रॉब्लम में थोड़ी राहत मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्टीम। जो लोग स्टीम इनहेल करते हैं खांसी के टाइम, आप जानते हैं काफ़ी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और होम्योपैथ्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। स्टीम इनहेलेशन बहुत सालों से रिकमेंडेड, बहुत कॉमन तरीका है खांसी के प्रॉब्लम के लिए। जिन लोग को भी अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा खांसी का प्रॉब्लम है वो स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। इसमें स्टीम के एनवायरनमेंट में कुछ देर तक अगर रहते हैं और उसको इनहेल करते हैं तो श्वास की नली को खोलता है, स्किन के लिए भी अच्छा है। ऑन एन एवरेज 4-5 मिनट तक रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा
अगर किसी को गर्मी वगैरह लगे या स्किन बर्न्स जैसे होने लगे तो उनको कुछ देर तक उसको डिसकंटिन्यू रखना चाहिए, बॉडी को स्किन को कूल डाउन होने देना चाहिए। स्पेशली डिजाइन वेपराइजर्स वगैरह अवेलेबल है जो स्किन बर्न्स नहीं होने देते और खांसी की प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। कॉफ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह रहा है वैसी चीज़ों को वैसे वेपराइजर्स को वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है मार्शमैलो रूट। मार्शमैलो रूट एक हर्बल रूट है जो कि आप इसको कॉफ में इरिटेशन को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोर थ्रोट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली म्यूसिलेज करके एक सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली एक थिक ग्लू जैसा सब्सटेंस होता है और इसको 10 से 12 दिन तक लेने पर किसी को भी अगर लंबे समय तक खांसी हो रही है तो इससे सिग्निफिकेंट राहत उनको मिलती है। इसको हर्बल फॉर्म में डायरेक्टली भी ले सकते हैं या चाय के साथ बना सकते हैं या पानी के साथ इसको बॉईल करके भी लोग ले सकते हैं। जितना देर तक वो म्यूसिलेज का रूट को अगर आप या मार्शमेलो के रूट को पानी में भिगो करके रखते हैं उतना म्यूसिलेज ज़्यादा पानी में डिजॉल्व होता है, तो वैसा पानी लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है। और जिन लोग को भी अगर खांसी लंबे समय तक रह रही है तो उसको थोड़े दिन तक लेना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट में लेने से किसी को स्टमक अपसेट हो सकता है। उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं जो कि वैसे भी कॉफ में बेनिफिशियल है। गर्म पानी के गरारे यानी सॉल्ट वाटर गार्गल्स, ये हम सब जानते हैं, सालों से यूज़ किया हुआ घरेलू नुस्खा है। अगर किसी को भी खांसी हो रही है तो गर्म पानी में नमक डाल के उसको हम गार्गल्स करते हैं जिससे कि थ्रोट में अगर कोई म्यूसिलेज है या कोई कीटाणु है या कोई इरिटेंट है तो वो निकल जाता है। इससे आपका थ्रोट थोड़ा सूदन भी होता है और आपको खांसी आने अगर चांस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इससे थोड़ा राहत भी मिलता है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है वो गर्म पानी के गरारे करते हैं और दिन में कई बार इसको करने से राहत मिलती है सिग्निफिकेंटली। दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है या खांसी का किसी को प्रॉब्लम है तो कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ब्रोमेलिन। बेसिकली ये पाइनएप्पल्स में होता है। ये कंटेंट कमर्शियली भी अवेलेबल है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि कफ को या मुकस को ब्रेक डाउन करता है। और फ्रूट पाइनएप्पल में तो ये काफ़ी रहता है, उसमें ये एंजाइम के फॉर्म में रहता है। तो अगर आप इसको पाइनएप्पल जूस के फॉर्म में ले रहे हैं या स्पेशली अगर ब्रोमेलिन की सिरप्स वगैरह आती हैं वो अगर आप ले रहे हैं या उसका जूस ले रहे हैं तो बेसिकली ये कॉफ के लिए अच्छा है। इसमें ये मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज रहता है। तो अगर कोई इसको ले रहा है तो अपने डॉक्टर से एक साथ कंसल्ट कर ले तो अच्छा है। कई बार को लोग ऑलरेडी ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे रहते हैं तो उसको साथ में लेने में थोड़ा खून ज़्यादा पतला हो सकता है, ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें। कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इनका आपस में रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हर्ब, एक थाइम करके आता है। ये कॉफ सिरप वगैरह में भी रहता है और ये कॉफ को इफेक्टिवली सप्रेस करता है। ब्रोंकाइटिस वगैरह के केसेस में, सोर थ्रोट के केस में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं और सिरप के फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है जिसको कफ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को ये कमर्शियली अवेलेबल है तो उसको थाइम को, एक हर्ब होता है, उसको चाय के फॉर्म में भी लोग ले सकते हैं या उसको सुखा करके पानी में बॉईल करके उसको छान करके भी पी सकते हैं। दिन में 2-3 बार इसको पीने से खांसी का इंसिडेंस थोड़ा कम होता है। खांसी का एक इंपॉर्टेंट कॉज जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में भी, वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। यानी जिन लोगों को भी एसिडिटी या एसिड मुंह को आता है, वो एसिड का जो कंटेंट है वो आपकी लैरिंग्स को और आपकी श्वास की नली को इरिटेट करता है जिसकी वजह से खांसी बढ़ जाती है और इसको रिफ्लक्स इंड्यूस कॉफ बोलते हैं। ऐसे लोगों में अगर आप सिर्फ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को ट्रीटमेंट करेंगे तो खांसी में कंपेरेटिवली आपको राहत मिलेगी। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को कम करने के लिए आप एंटासिड्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स या जो फूड पदार्थ जो हमने पहले भी गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, जो चीज़ें रिफ्लक्स को बढ़ाती हैं उन सब चीज़ों को आपको कम करना है, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, चॉकलेट्स, सिट्रस फ्रूट्स, फ्राइड और फैटी फूड्स, गार्लिक, अनियन, मिंट, स्पाइस एंड स्पाइसी फूड्स और टोमेटोज और या उसके टोमेटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अगर कम करते हैं तो रिफ्लक्स कम हो जाएगा और साथ में रिफ्लक्स रिलेटेड कफ भी कम हो जाएगा। एक और हर्ब है जिसे स्लिपरी एल्म बोलते हैं। स्लिपरी एल्म बेसिकली एक पेड़ की छाल है, इसका बार्क अवेलेबल होता है। ये भी मार्शमैलो की तरह इसको बॉईल करके अगर आप लेते हैं तो ये कफ और सोर थ्रोट को कम करता है। इसमें भी म्यूसिलेज होता है तो इसको भी आप पानी में सोक करके बॉयल वाटर करके पी सकते हैं या उसका चाय वगैरह बना सकते हैं। ये हेल्थ स्टोर्स वगैरह में या ऑनलाइन अवेलेबल है। कमर्शियली अगर आपके लिए अवेलेबल है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक हर्बल मेथड है कॉफ को कम करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है N-एसिटाइलसिस्टीन। ये मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल भी एक मेडिसिन के फॉर्म में। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में जिन लोग को भी कफ हो रहा है और प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन हो रही है श्वास की नली में, उनमें एयरवे को क्लियर करने के लिए काम करता है, यानी म्यूकस को हटाने के लिए काम करता है।
ऑन एन एवरेज 600 मिलीग्राम्स का डेली डोज रहता है, जो इसको अगर बहुत ज़्यादा किसी को एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो 1200 मिलीग्राम तक भी ले सकता है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन 600 तक लेना चाहिए। इससे कभी कभार सीवियर साइड इफेक्ट्स जैसे कि एलर्जी और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है। इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर को डिस्कस करना चाहिए, पर ये भी इजीली अवेलेबल है और इसके साथ भाप भी लिया जा सकता है। एनेस्टाइल सिस्टीन की लोग भाप भी देते हैं जब हॉस्पिटल में पेशेंट को कॉफ के लिए या अस्थमा के लिए जाते हैं। ये म्यूकोस को हटाने के लिए और उसको क्लियर करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है प्रोबायोटिक्स। डायरिया के पेशेंट्स वगैरह में ये प्रोबायोटिक्स को यूज किया जाता है। बेसिकली ये प्रोबायोटिक्स यानी हमारे आंतों के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया या फ्लोरा होता है वो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये प्रोबायोटिक्स खांसी के पेशेंट में भी यूजफुल है। ये गट की इम्यूनिटी को कम करता है, ये डायरेक्टली गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये डायरेक्टली खांसी को कम करता है वैसा नहीं है, लेकिन गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी को कीटाणु से लड़ने में मदद करता है। इसकी वजह से अगर हम ये कमर्शियली पाउडर या सैशेज में भी अवेलेबल रहता है, अगर आप इसको लेते हैं तो डायरेक्टली कफ को तो कम नहीं करता, लेकिन ये आपको बॉडी को इम्यूनिटी देता है, जिसकी वजह से आपको खांसी से निजात पाने में मदद मिलती है। दही में, मीसो सूप में और कुछ हर्ब्स में भी अवेलेबल रहता है। डायरेक्टली इसके मेडिसिन या टैबलेट्स भी अवेलेबल रहते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं खांसी से निजात पाने के लिए। अब बात करेंगे खांसी से बचने के लिए या कॉफ से बचने के लिए क्या क्या चीज़ों को पालन करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिन लोग को भी कॉफ हो रहा है या जो लोग बीमार है, जिनको वायरस होने का चांस है, उनसे दूर रहिए। कोविड के टाइम्स में आप लोगों ने ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी होगी। सब डॉक्टर्स आपको बोलते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, यानी जिनको भी अगर वायरस होने का या इन्फेक्शन होने का चांस है उनसे दूर रहिए। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है खांसी होने से या कॉफ से या बलगम जो म्यूकस हवा में निकलता है उसकी वजह से फैलता है। तो अगर जिन लोग को भी कॉफ का प्रॉब्लम हो रहा है उनसे आप थोड़ा दूर रहेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो आपके सिक होने का चांस कम हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह के बारे में भी बहुत बात की। कोविड के बाद तो आई डोंट थिंक ये किसी को सिखाने या बताने की ज़रूरत है। हाथ बार बार साफ करना है, क्योंकि ये फोमाइट्स के फॉर्म में ये कॉफ के जो बैक्टीरिया या पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं और लोगों को एक से दूसरे को खांसी होती है। तो जिन लोगों को भी खांसी का प्रॉब्लम है वो हैंड वॉशिंग ज़्यादा करें। डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारी चीज़ कोविड के टाइम्स में लोग बिल्कुल रट चुके हैं कि हाँ ये चीज़ फॉलो करनी है। डिसइंफेक्टेंट बार बार यूज़ कीजिए, हाथ बिल्कुल गंदे नहीं रहना चाहिए। अगर आप सोप, टॉवल्स या ऐसी कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं तो भी उसमें थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एक से दूसरे को ये चीज़ें फैलती हैं। हाइड्रेशन रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। हर्बल टी और बेवरेजेस जो भी आपको अवेलेबल है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, बॉडी को डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। स्ट्रेस को कम कीजिए, स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को कम करता है और आपको सिक बनाता है, तो मेंटल और स्ट्रेस को कम होने दीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कीजिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें कीजिए। वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करेगी, जिससे आपकी खांसी और कॉफ ये सब कम हो जाएगा। अच्छी नींद रखिए। जब भी आपको अगर कॉफ या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो रेगुलर अच्छा बेड रेस्ट करिए। 7 से 9 घंटे की अगर आप स्लीप रखते हैं तो आपको फिट रखता है, हेल्दी रखता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट जैसे कि जिंक, विटामिन सी, प्रोबायोटिक्स, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, ये आपकी मदद करता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो साल दर साल, अगर जिन लोग को रिस्क फैक्टर है तो वो इन्फ्लुएंजा और निमोकॉकस बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। ये वैक्सीन नॉर्मली 1 से 3 साल तक असर करती है और हर साल आपको इन्फेक्शन से होने वाले निमोनिया और कॉफ से आपको बचाती है। कुछ घरेलू टिप्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रेशन इंप्रूव करना है, स्टीम इनहेलेशन करना है, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की। ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं तो स्टीम इनहेलेशन में ह्यूमिडिफायर यूज़ करने से आपका म्यूकस को लूजन करता है, उसके टाइटनेस को कम करता है, तो इससे लोगों को राहत जल्दी मिलती है। कॉफ ड्रॉप्स और लॉजेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली क्योर तो नहीं करते कफ को, लेकिन कफ को आपके म्यूकोसा को सूदन करते हैं, जिससे राहत मिलती है और कफ का चांसेस कम हो जाता है। स्मोक नहीं करना है, सेकेंड हैंड स्मोक से भी बचना है। गर्म पानी के गरारे करने हैं, हल्दी शक्कर वगैरह लोग रिकमेंड करते हैं, वो भी ले सकते हैं। स्मोक या सेकेंड हैंड स्मोक से बचिए, इरिटेंट से बचिए। शहद यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली वो कॉफ सप्रेसेंट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर के बारे में हमने बात की। यूकेलिप्टस ऑयल अच्छा है, इसको आप भी वेपोराइजर की तरह से यूज़ कर सकते हैं, छाती पर रब कर सकते हैं, तो ये ऑयल भी कॉफ को कंपेरेटिवली कम करता है। मिंट यानी ये चाय के फॉर्म में या पुदीने को लिया जाता है, तो ये भी कॉफ को कम करता है। मेंथॉल भी एक लॉजेंसेस वगैरह में रहता है, ये भी कॉफ को थोड़ा सा सूदन करता है और म्यूकोसा को थोड़ा रेस्ट देता है, तो जिसके कंपेयर लेने से थोड़ा कॉफ कम हो जाता है। लिकोराइस रूट, ये गट के लिए भी अच्छा माना जाता है, इसको भी ये कॉफ के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसको खांसी में बलगम को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कफ में एक्सपेक्टोरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिकोराइस रूट को लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सपेक्टोरेंट।
स्लिपरी एल्म के बारे में बात की। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो पानी में डिजोल्व करके थोड़ा डाइल्यूट करके उसको पिया जाए तो वो म्यूकस को लूजन करता है। इसके अलावा चिकन सूप पी सकते हैं, हल्दी को ले सकते हैं, हल्दी ऑब्वियसली इंडियन किचन में हम बहुत कॉमनली लेते हैं। चॉकलेट्स भी, उसमें भी एक थियोब्रोमाइड करके कंस्टिट्यूएंट होता है जो वेगल नर्व की एक्टिविटी को कम करता है, जिसकी वजह से आपको कॉफ कोल्ड होने का चांस और उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। तो चॉकलेट्स भी माना जाता है कि कॉफ वाले पेशेंट्स को दिया जा सकता है। ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट रेमेडी जो आप किसी भी अगर कॉफ या कोल्ड वाले पेशेंट को बोलेंगे तो वो इसे डेफिनेटली फॉलो करना चाहेगा। लास्ट में हम बात करेंगे कि कब आपको डॉक्टर को मिलना है। अगर आपका कफ में बलगम बहुत फाउल स्मेलिंग है, आपको बुखार आ रहा है, बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, फीवर 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, बहुत वीकनेस हो रही है, कफ में ब्लड आ रहा है, कफ में एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है जो कि येलो या ग्रीन कलर का है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और शायद एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हमारे इस टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि कॉफ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह की दवाइयाँ और किस तरह के नुस्खों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे कॉफ में आपको मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप यूज़ करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये दवाइयों का और प्रॉपर साइंटिफिक थेरेपी का रिप्लेसमेंट है, पर इसको एड ऑन की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका कॉफ का और इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम हो जाए। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास लाना चाहते हैं ताकि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ अपने डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहें। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ओपीडी में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास इजीली अवेलेबल रहे ताकि इसको फॉलो करके वो बीमारियों से बच सके, बीमारियों को प्रॉपर्ली समझ सके और प्रॉपर्ली अपने बीमारी में मैनेजमेंट में डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके कोऑपरेट कर सके, उसमें पार्ट बन सके, सहभागी बन सके। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो उसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक्स पर हमें सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बात करनी चाहिए तो उन टॉपिक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें उनके बारे में बताइए ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर सकें।